हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है क्षेत्रीय राज्य और सब्जेक्ट कोड है BHIC 133। यहाँ पर आपका यूनिट 1 हो चुका है, यूनिट 2 हो चुका है, यूनिट 3 इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाए। टॉपिक है वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है और ये क्या है कि क्षेत्रीय राज्य साम्राज्य का दर्जा क्यों नहीं प्राप्त कर सका। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है जो हमारा क्षेत्रीय राज्य है ना, वो आखिरकार साम्राज्य क्यों नहीं बन पाया, किस प्रकार के जो है यहाँ पर कारण आते हैं, क्या कारण है इसके पीछे वो समझते हैं। तो दोस्तों आप समझिए कि होता क्या है, कोई भी आपका मान के चलो राज्य है, यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि दो राज्य का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक राज्य ऐसा लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गया, ठीक है, जो कि विकसित हो गया, और एक राज्य ऐसा है कि जो जैसा पहले था वैसा ही रह गया। तो इस दोनों में क्या कारण थे ऐसा? तो कारण ये होता है कि जो पहला राज्य जो समृद्ध हो गया वो लैंडलॉक एरिया में नहीं आता। इसका मतलब है कि वो उसका कहीं ना कहीं किससे कनेक्शन होगा, उसका कनेक्शन होगा समुद्र से, वो व्यापार करता होगा जिससे वो समृद्ध हो गया। दूसरा वाला जो समृद्ध नहीं हो पाया वो लैंडलॉक होगा, यानी कि उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो कमज़ोर होगी, यानी उसके पास अपने कोई संसाधन नहीं होंगे और ना ही अगर वो समुद्र से कनेक्ट नहीं होगा तो वो व्यापार भी नहीं कर पाएगा। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। यहाँ पर समझिए कि क्षेत्रीय राज्य साम्राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाया, इसके पीछे कारण शॉर्टनबर्ग ने बताया है कि भौगोलिक और पारिस्थितिक स्थिति को, ठीक है। क्योंकि जो कश्मीर है, गुजरात है, उड़ीसा है, असम है, बंगाल है, ये जो साम्राज्य जो थे ये स्थित नहीं थे केंद्र पे, ठीक है। अब और भी कारण हो सकते हैं। कारण हो सकता है कि ये आपस में लड़ाई झगड़ा करते हो, यानी कि इस क्षेत्र में हमेशा लड़ाई होता हो, विद्रोह होता हो। और भी कारण हो सकते हैं, यहाँ पर देखिए, जहाँ एक और पहाड़ी भूभाग ने कश्मीर को क्षेत्रीय विस्तार से रोका। अब अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर जो है पहाड़ी इलाका है, जैसे मान के चलो ये एक क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पहाड़ी इलाका है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर ये इस क्षेत्र का विस्तार नहीं हो पाएगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पहाड़ आ जाते हैं, कैसे हो पाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है कि आपस में भी लड़ते रहते थे और पहाड़ों के कारण भी, जिसकी वजह से इसका जो विस्तार में बाधक आई है। अब यहाँ पर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है मध्य भारत, मालवा के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं मालवा के जो गवर्नर थे जिनका नाम था दिलवार खां गोरी, इन्होंने सल्तनत के पतन के पश्चात सन 1401 से 2 में स्वयं को मालवा का राजा घोषित कर दिया। उन्होंने क्या किया, सोयर, दमोह तथा चंदौरी पर अपना अधिकार अपनाने राज्य की सीमाओं का प्रसार किया। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो अपने आप को राजा घोषित कर दिया और उसके बाद अपने सीमाओं का प्रसार किया। समझ रहे ना आप? यानी कि जो भी इनकी सीमाएं थी, अब जैसे मान के चलो एक राज्य है, इसका प्रसार कैसे होगा? इसका प्रसार ऐसे होगा, यहाँ पर एक तगड़ा राजा आ जाएगा कोई, ठीक है, और उसके बाद वो इन आस पड़ोस के क्षेत्र को जीतता जाएगा। पहले इनको युद्ध के लिए चैलेंज करेगा, उसके बाद उनको हराता जाएगा और फिर जीतता जाएगा। तो इनकी सीमाओं का प्रसार होगा, ये जो राज्य हैं ये बड़े होते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि पहले के समय में अगर राजा महाराजाओं के बीच में संबंध स्थापित करना था तो उसका जो एक मेन काम था वो था विवाह करवा देना। विवाह से जो संबंध है वो मजबूत बनते थे। अब वो कैसे बनते थे हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे। मान के चलिए यहाँ पर है राजा नंबर ए, ठीक है, और यहाँ पर राजा है बी, ठीक है। ए और बी राजा को अपने संबंध को मजबूत करना है। तो ए राजा क्या करेगा, अपने बेटे की शादी इसकी बेटी से करवा देगा, ठीक है, और इसके पास जो इसका जो कोई बेटा होगा इसके बेटे से अपनी बेटी की शादी करवा देगा। आप समझ रहे हो ना? यानी कि इस राजा के एक परिवार का सदस्य यहाँ पहुंच गया और इस राजा के एक परिवार का सदस्य यहाँ पर आ गया। तो इससे क्या होगा, उनके बीच का जो संबंध है वो बहुत ही तगड़ा हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर मान के चलो यहाँ पर केवल ये होता कि विवाह हो जाता जैसे लड़के और लड़कियों का होता है, तो उसमें थोड़ा मज़ा कम आता। क्योंकि होता क्या, जो लड़के वाले हैं
वो हो सकता है कि लड़कियों वाले के साथ वहाँ पर धोखा भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, दोनों के परिवार के एक एक सदस्य दोनों के यहाँ पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पर जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा बन जाता था। सेम एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, इसको हम समझते हैं। उसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह खानदेश के मालिक राजा फारूकी के बेटे अली शेर खलजी के साथ कर दी, और फारूकी के बेटी का विवाह अपने पुत्र अल्प खां के साथ कर दी। तो आप समझ रहे हो ना कि कैसे इनके जो बीच के संबंध है वो मजबूत हो गए। तो ऐसे करके इन्होंने अपने राज्य को दक्षिण पूर्वी सीमाओं से सुनिश्चित कर दिया। उसके बाद क्या है, गुजरात के जो शासक थे जिनका नाम था मुजफ्फर शाह, इनके जो संबंध है वो स्थापित करने के लिए मालवा को आक्रमणों से बचा लिया इन्होंने। मतलब ये जो इतना अच्छा संबंध इन्होंने स्थापित करा, इससे अपने आप को यानी मालवा को आक्रमणों से बचा लिया। लेकिन हुआ क्या, 1406 में उनकी मृत्यु के बाद ही गुजरात के शासक मुजफ्फर ने मालवा पर अधिकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब जो दोस्तों हमारा टॉपिक है वो है जौनपुर। अब हम जौनपुर के विषय में समझेंगे कि किसने जौनपुर की स्थापना की, ठीक है, कब की, उसके बाद वहाँ पर कौन सा राजा आया, फिर किस राजा की मृत्यु हो गई, उत्तराधिकारी कौन बना, उसने क्या कार्य किए, कैसे क्षेत्रीय प्रसार किया। ठीक है, तो ये सारी बातें अब हम जौनपुर के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले अफीम के अनुसार गोमती नदी के किनारे जौनपुर नगर की स्थापना हो गई। और स्थापना किसने की, स्थापना की फिरोज शाह तुगलक ने, और वो भी कब, 1359-60 में। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब जब स्थापना हुई तो ये शहर शीघ्र ही एक मजबूत केंद्र बन गया सत्ता का। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, फिरोज शाह के तुगलक के जो पुत्र थे उनके बीच उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हो गया। ठीक है, आपने देखा होगा, हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, ऐसा ही कुछ होता है। होता क्या है, जब एक राजा होता है, ठीक है, उस राजा की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो बेटे होते हैं उनके बीच में लड़ाई होने लग जाती है कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा अब, मतलब कि कौन अब राजा बनेगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। इसका लाभ उठाते हुए अब भाई यहाँ पर क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा होने लग गया इन दोनों भाइयों के बीच में, तो इसका जो फायदा है वो कोई तीसरा बंदा उठाएगा जरूर। तो इसका लाभ उठाते हुए एक अमीर मालिक सरवर ने सुल्तान मोहम्मद शाह के अधीन पहले वजीर का प्राप्त किया पद। ठीक है, वजीर यानी कि एक तगड़ा बंदा बन गया उनके राज्य का। ठीक है, फिर सुल्तान की उपाधि भी प्राप्त कर ली और पूर्वी जिलों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। आपने देखा, जब यहाँ पर दो भाइयों के बीच में लड़ाई हुई तो उसका फायदा तीसरे बंदे ने उठाया। हमेशा ये ऐसा ही होता है। यहाँ पर देखिए, तैमूर के आक्रमण के कारण क्या हुआ था, दिल्ली जो है वो कमजोर पड़ गई थी। ठीक है, और फिर सरवर ने दोबारा से इस अवसर का फायदा उठाते हुए स्वयं को जौनपुर का शासक घोषित कर दिया। आप समझ रहे हो ना, इसने अपने आप को वहाँ का शासक बना लिया। उसके बाद यहाँ पर हम 5वां पॉइंट देखते हैं, उसकी उच्च अभिलाषाओं के कारण। उच्च अभिलाषा यानी कि उसकी जो लिमिट थी, यानी कि देखो पहले क्या हुआ, पहले वो पद पे गया, फिर राजा बन गया, लेकिन उसकी जो अभिलाषा है वो खत्म नहीं हुई, वो और बड़ा बनना चाहता था। तो जिसकी वजह से उसने क्या किया, अभिलाषाओं के कारण जौनपुर का दिल्ली के, बंगाल और उड़ीसा और मालवा इन के साथ सैन्य संघर्ष चलता रहा। यानी कि ये चाहता था कि मैं इनको भी हासिल कर लूँ अपनी सेना के बल पर, तो सैन्य संघर्ष इनमें भी चलता रहा। अगर ये बंदा ऐसा होता कि शासक बनने के बाद रुक जाता तो ये सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन इसकी अभिलाषाओं के कारण ये और ज़्यादा में सैन्य संघर्ष भी इन्हें करना पड़ा और राज्यों के साथ। इन संघर्षों में उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, कैसे होगी, नहीं हुई, लेकिन उसने जॉर्जनगर तथा ग्वालियर को अपने अधीन कर लिया। लेकिन उसके हाथ, जब उसने कोशिश की तो उसके हाथ कुछ ना कुछ यहाँ पर आ ही गया। आगे देखते हैं, लेकिन उसके जो छोटे भाई जो उत्तराधिकारी थे, इब्राहिम शाह 1401 से 1440 ने
प्रभावशाली ढंग से अपने राज्य का प्रसार किया। लेकिन उनके छोटे भाई जो कि उत्तराधिकारी बने तो इब्राहिम शाह, तो उन्होंने क्या किया, अपने राज्य का प्रसार अच्छे से किया। ठीक है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण विजय उसको माना जाता है, एक बार क्या हुआ 1406 में मोहम्मद शाह तुगलक के अधीन कन्नौज पर हुई। तो उन्होंने जो कन्नौज को अपने अधीन कर लिया तो वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण विजय माना जाता है। बाद में उसका दिल्ली पर अधिकार करने का भी ये प्रयास रहा, लेकिन वो प्रयास असफल साबित हुआ। ठीक है, उन्होंने कन्नौज को जीतने के बाद ये सोचा कि अब मैं क्या करूँगा, दिल्ली को भी जीत लूँगा, लेकिन ये जो उनका प्रयास रहा ये असफल साबित हुआ। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने दोबारा से 1437 में दिल्ली पर आक्रमण किया। ठीक है, आसपास के कुछ क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार भी कर लिया, आसपास के कुछ क्षेत्र उन्होंने जीत लिए। अब इससे क्या हो गया, जिससे दिल्ली सुल्तान मोहम्मद शाह तुगलक को अंत में संधि करनी पड़ गई। उन्हें पता चल गया भाई ये बंदा जिद्दी है। ठीक है, आक्रमण किया, असफल हुआ, दोबारा आक्रमण किया, कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो उनके लिए वो क्या हुआ, सिरदर्द बन गया। तो आखिरी में क्या हुआ, उसे संधि करनी पड़ गई। सुल्तान ने क्या किया फिर, अब देखो रिश्ते को दोबारा मजबूत करने के लिए शादी मतलब विवाह का सहारा लेना पड़ा। देखो सुल्तान ने अपनी पुत्री बीबी हाजी का विवाह इब्राहिम के पुत्र महमूद खां से कर दिया, जिसकी वजह से जौनपुर राज्य की प्रतिष्ठा में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। आप समझ रहे हो कि जब ऐसा कुछ होगा, जौनपुर जैसे राज्य का जो बंदा है अगर उसका जो संबंध डायरेक्ट दिल्ली के सुल्तान से हो जाता है तो उसकी जो प्रतिष्ठा है उसमें कितनी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कश्मीर की। कश्मीर के ऊपर हम चर्चा करेंगे जो कि उत्तरी एवं दक्षिणी भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कश्मीर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि हमें पता है दोस्तों, जो कश्मीर है, ठीक है, तो कश्मीर के बारे में हमें पहले से ही बहुत सारी बातें पता है कि जो कश्मीर है वो पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है, मतलब कि उसमें पर्वतें हैं बहुत सारी। ठीक है, नदियाँ भी है। और उसके बाद जो कश्मीर 13वीं सदी तक क्या था, स्वतंत्र था। ठीक है, और वहाँ पर जो ज़्यादातर जो राजा थे, मतलब जो राजा हुआ करते थे, अगर हम बात करें 1200 के आसपास में, 1100-1200 के आसपास में, तो हिंदू राजा का अधिकार था, लेकिन वो हिंदू राजा कुछ खास तगड़े थे नहीं। ठीक है, तो यही सब हम बात करेंगे कश्मीर के बारे में। यहाँ पर देखते हैं, हिमालय पर्वत की श्रृंखला में कश्मीर घाटी के अंतर्गत एक झेलम नदी, ठीक है, और कुछ सहायक नदी मैदानी क्षेत्र आते थे। और 13वीं सदी की अगर हम बात करें तो कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था। लेकिन अगर हम बात करें 1100-1200 के आसपास, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, वहाँ पर हिंदू राजा जगदेव और उसके जो उत्तराधिकारी आए थे, जगदेव के बाद जो उत्तराधिकारी आए थे राजा देव, रामदेव, ये सब कमज़ोर शासक थे। ठीक है, इनमें वो बात नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, जब ऐसे राजा आएंगे तो फिर क्या होगा, फिर बदलते जाएंगे, उनकी जगह कोई और दूसरा बंदा आएगा। तो ऐसे ही हुआ। रामदेव की मृत्यु के बाद सिंहदेव 1286 से 1301 का शासन भी अधिक दिनों तक नहीं चल रहा था। ठीक है, उसके बाद अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण क्या हुआ, तुर्कों से भारत आगमन के बाद लगभग 2 सदियों तक कश्मीर उनके प्रभाव से मुक्त रहा। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, अब यहाँ पर समझिए। इसका मतलब होता है कि कश्मीर की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी थी कि उन पर आक्रमण नहीं हो पाया। आप समझ रहे हो ना कि कोई एक ऐसी जगह है जो कि बिल्कुल लैंड लॉक है, यहाँ पर पहाड़ वहाड़ है और मतलब यहाँ पर जाना थोड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पर ज़्यादा आक्रमण नहीं होते। आक्रमण कहाँ से होते हैं, जहाँ पर कुछ खाली जगह हो। ठीक है, जहाँ से आक्रमण सीधा मतलब दुश्मनों का आने का जो रास्ता है वो सीधा बन पाए। तो इसकी भौगोलिक स्थिति ही ऐसी थी कि यहाँ पर तुर्कों के आने के बाद भी लगभग 2 सदियों तक कश्मीर उनके प्रभाव से बिल्कुल मुक्त रहा। अगर हम बात करें 1320 में, तो सेनापति दुलाचा ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और उसकी संपत्ति को पूरा लूट लिया। लेकिन हुआ क्या, वहाँ पर भयंकर तूफान आ गया जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये जो आक्रमण हुआ ना, इस आक्रमण ने कश्मीर में मुसलमान शासन की स्थापना कर दी
और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद था लच्छाद के जो राजकुमार थे रिंचन, उन्होंने क्या किया 1320 में राजा सहदेव को हरा दिया और कश्मीर पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, सिंपल था। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तर पश्चिम राजपूताना की। ठीक है, कि ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें आप देखोगे रेगिस्तान आ जाएगा। ठीक है, चित्तौड़, मेवाड़, इसके नाम सुने होंगे आपने, ये सब आ जाएंगे। फिर यहाँ की कुछ जनजातियों के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, ये सारी बातें आ जाएंगे। यहाँ पर हम समझ लेते हैं पहले। ठीक है, देखिए भौगोलिक रूप से इस क्षेत्र के अंदर कौन कौन से आएंगे यहाँ पर देखते हैं। एक तो थार का रेगिस्तान आ जाएगा अपना। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में बसे कुछ यहाँ पर कच्छ मैदान, अरावली की पहाड़ियाँ। ठीक है, मेवाड़, चित्तौड़, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर शामिल हो जाएंगी। ठीक है, कुछ जनजातियाँ यहाँ पर जो कुछ जातियाँ वो स्थापित थे, जैसे कि मीणा। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब जातियाँ हैं। ठीक है, मेड़ तथा जाट आदि स्थानीय जातियाँ राजतंत्र स्थापित करने में असफल रही, लेकिन जो उत्तर पश्चिम भारत से आए थे ना राजपूत, ये इस चीज़ में सफल हो गए। ठीक है, अब हुआ क्या, शुरुआत में राजपूत उपयुक्त संसाधनों के कारण नदियों के किनारे बस गए, लेकिन ये कुछ दिनों तक ही, मतलब कुछ समय तक ही नदियों के किनारे बस गए थे। जैसे जैसे इनकी आबादी बढ़ने लग गई, ऐसी ऐसी ये क्या करने लग गए, ये अपने उत्तराधिकारियों के लिए और अन्य विषयों के लिए। होता है ना कि जब जैसे मान के चलो कि कोई बंदा क्या है यहाँ पर बहुसंख्यक है, ठीक है, और छोटा सा कोई यहाँ पर कोई अल्पसंख्यक है, लेकिन जब अल्पसंख्यक की संख्या बढ़ती है और जब ये बिल्कुल बहुसंख्यक के लेवल में आ जाते हैं, तो ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं अधिकार प्राप्त करने के लिए। ठीक है, कई सारे विषय हो सकते हैं, उन विषयों पर ये मतभेद करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने भी ऐसा ही किया अपने उत्तराधिकारी के लिए और अन्य विषयों के लिए लड़ने झगड़ने लग गए। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर मारवाड़ के राठौड़ के ऊपर, कि इनकी जो स्थापना वगैरह, ठीक है, ये सभी की हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, कौन गद्दी पर बैठा, ये सारी बातें होती है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर था अपना मारवाड़ के राठौड़ के बारे में। 13वीं सदी के मध्य राठौड़ों ने कन्नौज से पाली की ओर विस्थापन किया। ठीक है, और अपने क्षेत्र, अपने प्रभुत्व को स्थापित कर लिया इन्होंने। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने शासन का विस्तार इधर मल्लानी, मंदसौर, जैसलमेर, बाड़मेर, अमरकोट एवं भीनमल तक किया। लेकिन जो जोधा के पुत्र थे बीका, उन्होंने 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना की, जो सत्ता का एक केंद्र बन गया। ठीक है, बीका ने अपने पूर्वजों की जोधपुर गद्दी को प्राप्त करने का असफल प्रयास किया। नहीं, प्रयास तो किया उन्होंने कि वो अपने पूर्वजों की जो जोधपुर वाली गद्दी है उनको मतलब प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उनका जो प्रयास रहा वो असफल रहा, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है असफल प्रयास किया। ठीक है, 1504 में उसकी मृत्यु के समय उसके नियंत्रण में एक विशाल भूभाग था, लेकिन वो ऐसे नहीं कि मतलब कुछ नहीं किया। 1405 में जब उनकी मृत्यु का समय आया तो उनके पास एक विशाल भूभाग था। बाद में राव सुज्जा के शासनकाल में राठौड़ शक्ति का पतन होने लग गया। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है, अब हम यहाँ पर बात कर लेंगे गुजरात के बारे में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गुजरात के बारे में। ठीक है, तो 1299 में अलाउद्दीन के सेनापतियों ने क्या किया, चालुक्य के शासक जो थे, जिनका नाम था राजा कर्ण बघेला, उनको हराकर गुजरात में सल्तनत राज्य की नींव रख दी। ठीक है, और 14वीं सदी में गुजरात सल्तनत राज्य को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, मतलब अधीन हो गए। लेकिन फिरोज शाह के समय सल्तनत का नियंत्रण गुजरात पर कमजोर होता गया। ठीक है, और गुजरात के गवर्नर जफर खान ने 1407 में क्या किया, गुजरात को एक स्वतंत्र राज्य की तरह स्थापना कर दी उसकी। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा सिंध। इसके ऊपर हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, भारत की जो पश्चिमी सीमा पर जो स्थित एक स्वतंत्र राज्य था सिंध।
ठीक है, सिंध के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, जिस पर मोहम्मद बिन कासिम ने 1712 में आक्रमण करके इसको मुसलमान शक्ति की स्थापना कर दी। यहाँ पर इस्तमुदिश के वजीर निज़ाम जो थे, जो कि मुल्क जुनौदी ने 1228 में सिंध पर अधिकार कर लिया और 1351 के समानों ने सुमीरों को हराकर सिंध में 145 वर्षों तक अपना जो शासन है उसको कायम रखा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हुआ क्या, लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक के समक्ष उनको आत्मसमर्पण करना पड़ा, यानी कि उन्होंने वहाँ पर जो घुटने हैं वो टेक दिए। ठीक है, और यहाँ पर 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के तुरंत बाद ही सल्तनत से विद्रोह करके तुगलक के नेतृत्व में राज्य को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही था आज के इस यूनिट में, यूनिट नंबर 3 में। टेलीग्राम पे नहीं हो आप तो ज्वाइन हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ लो, इसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, रिप्लाई कर दूंगा कोई छोटा मोटा टॉपिक होगा तो। ठीक है, और कुछ अगर आपको पूछना हो तो यहाँ पर आ सकते हैं हम अगला। ठीक है, वीडियो पसंद आ गई आपको तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं और शेयर भी कर सकते हो अपने क्लासमेट्स के साथ। साथ ही सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दे, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।